वाली और ई स्पोर्ट्स गेम की आड़ में चलने वाले ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म बैन करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक्ट की वैधता को दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। यह सुनवाई उस याचिका पर हुई थी जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म पर बैन की मांग की गई थी। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलों पर कहा, इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ की जाएगी। आपको बता दें, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को मंजूरी दी थी जिसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 3 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी ताकि अलग अलग फैसलों से बचा जा सके। तो कुल मिलाकर दिन बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई आगे बढ़ती है और किस तरीके से जो ये पूरा मामला आगे आता है। और इसी बीच आपको लगातार हम अपडेट भी बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो खबर है वो सामने आ रही है। बहरहाल देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद देखना यह होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि जब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून बना, और अब आपको बता दें कि इसी को लेकर एक अहम जानकारी भी सामने आ रही है जहां पर केंद्र को नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ की याचिका में दलील दी गई है। देश भर में करीब 2000 ऐप से ऑनलाइन सट्टेबाजी याचिका में युवाओं के हित में एक्शन की मांग की गई है। तो ऑनलाइन गेमिंग मामले में केंद्र को नोटिस सामने आया है। मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जोड़ा गया है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती वाली याचिका से जुड़ा है ये, और देश में करीब 2000 ऐप से ऑनलाइन सट्टेबाजी, ये बात भी कही गई है। याचिका में युवाओं के हित में एक्शन की मांग की गई है। ऑनलाइन गेमिंग मामले में केंद्र को जो नोटिस है वो सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया है तो आप देखिए कि किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग मामले में अब केंद्र को जो नोटिस है वो सामने आया है। बहरहाल, और क्या कुछ अब इस पूरे मामले में आगे होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से ये पूरा मामला सामने आया है ये अपने आप में एक बड़ा मामला बना है और सवाल कई सारे जो हैं इस पर उठते रहे हैं। और सरकार की मांग पर जो फैसला है वो तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया है इसके बाद अब देखना ये है कि आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ और दलीलें दी जाएंगी। बहरहाल, जब ये पूरा मामला सामने आया और जो याचिका दी गई उसके बाद कहा यह भी गया कि मौलिक अधिकारों का जो हनन है वो भी होता है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो सख्त नियम है, आपको बता दें ऑनलाइन गेमिंग कानून में 4 सख्त नियम कौन कौन से हैं ये भी अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि रियल मनी गेम्स पर रोक जो है उसकी बात सामने आ रही है। मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी होगा। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी। इसमें क्या कुछ है वो देखिए, रियल मनी गेम ऑफर और प्रचार करने वालों को सजा मिलेगी, मतलब कि गलत तरीके से भ्रमित करने की अगर कोशिश की गई तो सजा मिलेगी। 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया है, मतलब काफी बड़ी जो राशि है वो रखी गई है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना, जो सजा और जुर्माना है वो आपको बता रहे हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, देखिए गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी। खास अथॉरिटी गेम्स को रजिस्टर करेगी, मतलब कि गेम्स को रजिस्टर किया जाएगा। इसके अलावा रियल मनी गेम पर भी नजर रखी जाएगी, मतलब हर तरीके के गेम पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की जो स्मार्टनेस है वो ना दिखाकर अवैध तरीके से पैसों का लेन देन ना हो। स्पेशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा, बिना पैसे वाले गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ये कहा भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो कानून है ये आप समझिए कि किस तरह से जो स्थितियां हैं वो बदली हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ याचिकाएं कौन कौन सी है, देखिए आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सभी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म बेटिंग जुआ प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जाए। इन ऐप से जुड़े बैंकिंग और यूपीआई लेन देन पर तत्काल रोक लगाए जाए। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर को निर्देश दिए जाए वो सिर्फ लाइसेंस प्राप्त गेमिंग को ही आगे बढ़ाएं। 18 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी रियल मनी गेम या ई स्पोर्ट्स में ना आने दिया जाए। सीबीआई, ईडी और इंटरपोल के जरिए ऑफशोर कंपनियों से 2 लाख करोड़ रुपए तक का जो कर है वो वसूला जाए। आईटी एक्ट की धारा ये जैसा कि हम आपको बता रहे थे, और कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि देखिए ऑनलाइन गेमिंग कानून को 3 हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, ये भी अब आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी याचिका है वो सामने आई है जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ। ये याचिकाकर्ताओं की मांग है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस तरह की मांग जो है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई है।
और इसके अलावा अब आपको ये भी जानना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपको समझना होगा कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, सवाल कई सारे उठने लगे। एक रिपोर्ट देखिए। गेमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार इस पर जवाब फाइल करेगी। मेरे साथ एडवोकेट विराग गुप्ता है। सर, डिटेल में हमें समझाएं, हियरिंग में क्या हुआ, जहां पर जस्टिस जेबी पार्डीवाला की जो बेंच थी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हियरिंग में क्या हुआ और आगे क्या उम्मीद है? यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हमारी याचिका CSC संगठन ने जो दायर की है वो दिवाली के पहले उस आई थी और उस समय हमने याचिका के साथ साथ 387 ऐसे ऐप्स थे जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बेटिंग और गैम्बलिंग चला रहे थे और दिवाली के पहले सरकार को दिया था, जिसमें उनको कार्रवाई करनी थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर पास किया था और सरकार से बोला था कि उचित एक्शन लें। और कल फिर दोबारा मैटर आया था और कल इस पर नोटिस जारी हुई है और कल हमने फिर नए सिरे से लगभग 2000 ऐसे वेब ऐप्स और वेबसाइट्स का विवरण दिए हैं जो कैसीनो या बेटिंग या गैम्बलिंग के कारोबार भारत में कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी पिटीशन पे मोटे तौर पर 4 तरह की प्रमुख प्रेयर्स हैं। पहली प्रेयर ये है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कोई भी मनी गेम नहीं खेल सकते हैं। ये पहली प्रेयर है। दूसरी प्रेयर ये है कि जो गूगल और एप्पल के जो प्ले स्टोर्स हैं उनमें सिर्फ लाइसेंसी ऐप्स को इजाज़त मिलनी चाहिए, जिसको हम वाइट लिस्टिंग बोलते हैं, जिससे गैर कानूनी ऐप्स लोगों को रीच में नहीं पहुंचे। तीसरा, जो गैर कानूनी तरीके से जो ऑफशोर कंपनियां हैं या जो मिरर वेबसाइट्स हैं या जो दूसरी चीज़ें काम कर रही हैं वो भले ही काम करें, लेकिन उनका पेमेंट सिस्टम भारत के पेमेंट सिस्टम के हिसाब से निर्धारित होता है। तो रिजर्व बैंक जो UPI और दूसरे सिस्टम पर एक निर्देश जारी करके सख्त इस पर एक्शन ले, जिससे कि ये अवैध गेमिंग कंपनियों के कारोबार पर रोक लगे। और चौथा ये है कि जो विदेशी कंपनियां, ऑफशोर कंपनियां हैं और जो गैर कानूनी तरीके से भारत में टैक्स चोरी कर रही हैं, 2.5 लाख करोड़ की GST चोरी पहले हो चुकी है, 55,000 करोड़ का जो इनकम टैक्स की चोरी है, तो उस सब चीज़ों को एक रिकवरी करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों की पुलिस के साथ केंद्र सरकार इंटरपोल की मदद से इन विदेशी कंपनियों को अवैध इनके कारोबार पर रोक लगाए। ये तो बात हुई आपकी याचिका की। अब एक तरह से एक एक्सपर्ट के रूप में, चूंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं सर इन विषयों पर, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड फ्रॉड्स हो, उन सब विषयों पर केंद्र सरकार ये कानून लेके आती है। क्या ये एग्जीक्यूट नेशन वाइड एग्जीक्यूशन में इसके क्या क्या दिक्कत है? क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऑनलाइन रेगुलेशन को लेके, गेमिंग्स को लेके कानून लाती है, तो इसको थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों। देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहला है कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार काम का बंटवारा किया गया है, केंद्र के बीच में, राज्यों के बीच में और कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें दोनों लोग कर सकते हैं। तो उसके अनुसार जो गैम्बलिंग और बेटिंग के जो मामले हैं वो राज्य सरकारों के अधीन है, पुलिस राज्य सरकारों के अधीन है, जबकि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके तहत IT एक्ट बना है वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसलिए बेटिंग और गैम्बलिंग माने जुआ और सट्टेबाजी और कैसीनो को रोकने के लिए सारे राज्य सरकारों ने कानून बनाया है। इस बारे में अंग्रेजों के समय भी केंद्रीय कानून बना था, लेकिन राज्यों का कानून बनाने के बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वो कानून अब ज़्यादा प्रभावी नहीं रह गया है। और दूसरे नंबर पर जो गेट कीपर है, क्योंकि जो एक्शन लेना है ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ, उसके लिए पावर केंद्र सरकार के पास है और IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत केंद्र सरकार ब्लॉकिंग के पावर इस्तेमाल करती है। और सरकार के जवाब के अनुसार 3 साल में लगभग 1524 गैर कानूनी इन ऐप्स के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। और तीसरी जो बात है कि संसद से कानून बनने के बाद नोटिफाई हो गया है और बैनिंग का ऑर्डर तुरंत नोटिफाई होने की वजह से ड्रीम 11 जैसी कई सारी कंपनियों को अपना कारोबार समेटना पड़ा है। लेकिन कल जब हमारी याचिका पर सुनवाई हुई तो ये कहा गया कि इसमें जो हमने जो लिस्ट दी है उस पर कार्रवाई अभी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कानून अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है। तो रूल अभी इन्फोर्स नहीं हुए हैं, ड्राफ्ट रूल्स अभी सर्कुलेशन में हैं और ड्राफ्ट रूल सर्कुलेशन में फाइनल होने के बाद जो गेमिंग को लाइसेंस देने की अथॉरिटी बनेगी, जो गेमिंग को मान्यता देने की जो बाकी बातें होंगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बैनिंग का जो नियम है वो संसद से कानून बनने के बाद लागू हो चुका है और उसको सख्ती से इन्फोर्स करने की आवश्यकता है। सर, अब
एक सवाल मेरा इस विषय पे है, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भी अपनी बात रखी थी और यहाँ पर क्लब होके अब सब याचिकाएं सुनी जा रही हैं, तो जो बात कर्नाटक हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में कही गई वो सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूडेड है या वो बातें अलग से मानी जाएंगी? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। जो याचिकाएं वहां पे दायर हुई थी वो याचिकाएं उन लोगों की यहाँ पर आ जाएंगी, और उसके अलावा वो लोग अपनी बात एडिशनल एफिडेविट के माध्यम से दोबारा बोल सकते हैं। जो मोटे तौर पर दो तरह के मामले हैं। पहला मामला ये है कि जिन लोगों के पास पहले जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत जिनको मान्यता मिली थी एसआरओ में, और उन लोगों का ये कहना है कि उनकी मान्यता को नए कानून के अनुसार अचानक खत्म कर दिया गया है। और दूसरा ये है कि गेम ऑफ स्किल्स को भी बैन कर दिया गया है। तो गेम ऑफ स्किल्स को बैन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नए कानून में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को मान्यता दी है, यद्यपि उसमें भी मनी का एस्पेक्ट है। अब देखिए, जब से ये कानून बना था तभी से कई सारे सवाल उठने लगे थे। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो जवाब मांगा गया है। क्या जवाब दिया जाएगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी संभव जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। संभव, देखिए, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो हम ये कर रहे थे बात कि आखिरकार कैसे जो जवाब है वो मांगा गया है। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि आखिरकार क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि देखिए, जब ये कानून लाया गया था तब बड़ी बड़ी दलीलें दी गई थी। संभव जी बिल्कुल, देखिए, ये कानून अपने आप में महत्वपूर्ण है, जहां पर एक तरफ तो ये ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, दूसरी तरफ जो बैटिंग है, गैम्बलिंग है, जिसे कहा जाता है जुआ, सट्टेबाजी, उस पर रोक लगाता है और लगाम कसता है। क्योंकि कई केस स्टडीज सामने आई थी, लगातार हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो केस स्टडीज उनमें ऐसा था कि शुरुआत में लोगों ने पैसा लगाया और उन्हें जीत मिली, फिर उन्होंने लगातार पैसा लगाया और एक मोटी रकम डूब गई। जिस तरह से एडवोकेट विराग गुप्ता ने जिन्होंने बात की हमसे, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही कि एक कोई एल्गोरिदम है इन कंपनीज का, उस एल्गोरिदम पे काम होता है और लोगों का नुकसान इस पे हुआ है। तो अब जब केंद्र सरकार इस पर जवाब दाखिल करेगी, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तमाम हाई कोर्ट्स में जो ये मामला चल रहा था अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने की 2 जज की बेंच, जस्टिस देवी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार डिटेल जवाब फाइल करेगी। अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए रखी गई है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, इसमें जो केंद्र सरकार जवाब देगी वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कानून बनाना एक बात है और उस पर अमल करना, ग्राउंड जीरो पे एग्जीक्यूट करना वो दूसरी। क्योंकि जिस तरह से मैंने एडवोकेट विराग गुप्ता से भी यही बात पूछी थी कि सर, एक तरफ तो फेडरल स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है भारत का, कि केंद्र 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जहां राज्य सरकारों को भी अधिकार है, क्योंकि पुलिस जो है वो राज्य सरकारों के तहत आती है, और कुछ गेम के जो कानून है, गेमिंग के जो कानून है, वो भी राज्य सरकार के तहत आते हैं। तो क्या किस तरह से राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बिठा के इस कानून को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और ये देखना होगा। और जब केंद्र सरकार किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट या हलफनामा दाखिल करती है या अपना जवाब दाखिल करती है, तो वो बहुत विस्तृत जवाब होता है, और उसी विस्तृत जवाब से आगे निकलेगा कि किस तरह से ये ऑनलाइन गेमिंग का जो नया कानून है ग्राउंड जीरो पे उतारा जाएगा और जनता पर, और खासकर उस वर्ग पर जो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ठगा गया है, खासकर वो युवा और बच्चे जो इसके शिकार हुए, लत लग गई और उनके माता पिता का मोटा पैसा डूब गया इसमें, क्योंकि पेरेंट्स से आमतौर पे बच्चे पैसे मांगते हुए दिखे और उन्होंने मोटा पैसा इसमें लगा दिया और बाद में डूब गया। तो ऐसे में इन सब चीजों पर एक तरफ तो ई स्पोर्ट्स और जो गेम ऑफ स्किल्स कहा जाता है, जहां बुद्धिजीविता का खेल जिसे कहा जाता है, जहां दिमाग लगा के खेलना होता है, वो चीजें एक तरफ से उसको बढ़ावा देना, और दूसरी तरफ गेम ऑफ चांस जिसे कहा जाता है, जहां एक तुक्का है, एक जुआ है, उस तरह के नेचर ऑफ गेम को रोकना, इसके बीच के सामंजस्य को बिठाना एक बड़ी चुनौती कानून के सामने है। और ये कानून एक तरह से, जहां से कई केंद्रीय मंत्री भी पहले इस कानून के सपोर्ट में बोलते हुए दिखे, उन्होंने कहा कि ये कानून एक तरह से गेम ऑफ स्किल्स के खिलाफ नहीं है, जो बुद्धिजीविता का खेल है उसे तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, और ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा भी दिया गया है इस कानून में। लेकिन जो सट्टेबाजी है और उसके तहत जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते थे, उस पर रोक लगाने के लिए ये कठोर कानून बनाया गया है। तो सभी निगाहें इस पर हैं कि केंद्र सरकार इस पे क्या जवाब दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगली सुनवाई और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जहां पर केंद्र सरकार